हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी क्लास ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस। कुछ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा। व्हेन इट सेज लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? द एक्सप्रेशन विद डिग्री 1, दैट मीन्स जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ उसकी पावर 1 हो सकती है। सो नॉर्मली बेटे हम लोग जब लीनियर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वी रिप्रेजेंट दैट इन द फॉर्मेट ऑफ ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, वेयर c इज द कांस्टेंट टर्म। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो मेरा जो y आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? बेसिकली देखो इधर जाके x होगा, फिर ये b डिवाइड हो जाएगा, सो वुड बिकम c बाई बी माइनस a बाई बी इंटू एक्स। नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट, यहाँ पे ये जो c बाई a है, दिस रिप्रेजेंट्स द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। बेटे जब मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करूँगा तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? अगर मैं y के कॉफिशिएंट को 1 बना लेता हूँ तो जो कांस्टेंट टर्म होती है हम उसे इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कहते हैं, और ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स दी स्लोप। आई एम डेफिनेटली कमिंग डाउन टू दी फंडामेंटल स्लोप क्या है, कहाँ से निकालते हैं इसको। बेटे काफ़ी जगह पे ऐसे लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। मैं अगर इसका कॉफिशिएंट 1 ले लिया तो ये जो m है ये रिप्रेजेंट करती है स्लोप और c रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझो तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखो अगर सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है ऑफ द फॉर्मेट ऑफ 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू लेट्स से 30, ठीक है। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सपोज मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफिकली हम क्या करते हैं बेटे, हम कहते हैं ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे x और y दोनों 0 हैं, दिस इज माई y एक्सिस एंड दिस इज माई x एक्सिस। आई होप इतना पता होगा, यहाँ पे x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव है जबकि इस तरफ x नेगेटिव है। यहाँ पे बेटे y पॉजिटिव है और नीचे y नेगेटिव है। तो वी अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट। अब बच्चे अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे कॉमन मेथड क्या होता है बेटे, हम लोग एक बारी x को 0 ले लेंगे, एक बारी y को 0 ले लेंगे। तो अगर बच्चे मैंने x को 0 ले लिया, x को 0 लेने से y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 15। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने मान लिया कि उसकी वैल्यू कितनी है? 15, प्लस है तो ऊपर आएगा। y 0 लेने से x की वैल्यू बेटे 6 आ रही है, सो लेट्स से यहाँ पे उसकी वैल्यू 6 है। अगर मैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ तो ये बेटे लाइन जो होगी, दिस लाइन वुड रिप्रेजेंट 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 30। इतना सबको आता है, परफेक्ट है। अब बच्चे इतनी बात क्लियर है, जब मैं इंटरसेप्ट की बात कर रहा था, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट कैसे निकला? यहाँ पे देखो, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ y, बेसिकली x को 0 डालने से ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। सो विल बी एक्सटेंडिंग डाउन दैट इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, 3 डिग्री इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस। किसी भी एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें x का वेरिएबल नहीं है और y के वेरिएबल कोफिशिएंट को 1 बना दो, तो जो कांस्टेंट टर्म है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स कि ग्राफ पे xy प्लेन पे ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो कांस्टेंट टर्म वुड ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट प्रोवाइडेड द कोफिशिएंट ऑफ fx और y इज केप्ट एज 1। कंफर्टेबल? सेकेंड पॉइंट, स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब होता है बेटे, एक तो कुछ लोग कहते हैं टेंजेंट थीटा, परफेक्ट, नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट मेजरली इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x बोलते हैं। चेंज इन y विद 1 यूनिट चेंज इन x, अगर मैं x को 1 यूनिट बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली y में क्या चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप। सो जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, मैंने कहा स्लोप क्या है एक फंक्शन की, दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y।
बच्चे इस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं, जो स्लोप होती है दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब इस केस में जो स्लोप होगी वो माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 5/2 होगी। इस माइनस 5/2 का मतलब क्या है, अगर मैं x को 1 यूनिट से इंक्रीज करूंगा तो y माइनस 2.5 हो जाएगा, वो 2.5 से डिक्रीज करेगा। So for every change of 1 unit in x, change in y has to be this. You can cross check. अगर x 0 है तो यहाँ पे इस फंक्शन को जब आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे जब x 0 था तो y 15 है, जब x 1 हो जाएगा तो y 2.5 कम होके 12.5 रह जाएगा। ठीक है, यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर एंड क्रॉस चेक। अगर मैं 1 डाल देता हूँ तो वहाँ जाके 25 हो जाएगा, 25/2 इज 12.5। इंटेग्रल सॉल्यूशंस, एरियाज वगैरह निकालने के लिए चीज़ यूज़ की जाती है। सो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x दैट इज ऑलवेज गिवन बाय माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। परफेक्ट है। अब इससे एक चीज़ जनरलाइज कर रहा हूँ स्लोप को लेके। वो जनरलाइजेशन क्या है बेटे, ध्यान से देखो। अगर मैं एक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ ऑफ द फॉर्मेट ऑफ ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, ना लॉजिकली अगर a और b कोफिशिएंट ऑफ x और y जो हैं उनका साइन अगर सेम है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x और y अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो बेटे स्लोप नेगेटिव आ रही है। स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है इफ वन वुड इंक्रीज द अदर वुड डिक्रीज। जैसे यहाँ हुआ, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। कंफर्टेबल। और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो हमेशा ऐसे आता है, इट वुड ऑलवेज बी इन दिस फॉर्मेट। उसका कारण क्या है बेटे, जब मैं उसे x एक्सिस y एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अभी आगे क्वेश्चन में सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, बट बी वेरी क्लियर कि अगर मेरी स्लोप नेगेटिव है, इफ x इज इंक्रीजिंग y वुड डिक्रीज। इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। अगर b और a और b का साइन ऑपोजिट है, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो ऑपोजिट साइंस के हैं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो इफ वन वुड इंक्रीज द अदर वुड इंक्रीज। अगर मैं यहाँ पे बेटे एक और इक्वेशन बनाना चाहूँ, सपोज आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दैट वी हैव गॉट 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब अगर बेटे इसका ग्राफ देखोगे तो कैसा बनेगा, जब x 0 होगा तो y माइनस 6 होगा। माइनस 6 मीन 0 से नीचे आएगा, x 0 के लिए y नेगेटिव है। जब मैं y को 0 ले लेता हूं तो x 4 हो जाएगा। व्हाट डज दिस मीन्स, इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है बेटे, देखो जैसे जैसे x 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। कंफर्टेबल। सो जब इंक्रीजिंग फंक्शन की बात होती है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, इफ वन वुड इंक्रीज y वुड ऑल्सो इंक्रीज। x इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, y ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। कंफर्टेबल। इसमें भी बेटे अगर मैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस की बात करूं तो x को 0 डाल दूंगा तो बेसिकली 12 बाय माइनस 2, माइनस 6 इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और इस फंक्शन की अगर मुझे स्लोप देखनी है सो दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सो ध्यान से देखो तो बेटे प्लस 3/2 आ रही है, प्लस 1.5। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y 1.5 से इंक्रीज होगा। x 0 के लिए अगर y माइनस 6 है तो x 1 के लिए ये 4.5 होगा विद अ नेगेटिव साइन। माइनस 6 में 1.5 इंक्रीज करूंगा तो 4.5 आ जाएगा। यहाँ पे x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी सेम लॉजिक है, बट कई बार ये वेरिएबल्स दी नहीं होते, वी हैव टू क्रिएट, सो वी शुड अंडरस्टैंड इट। आई होप बेटे देखो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट्स एंड स्लोप्स समझ आया। टेक अ ब्रीथ, समझो इसको, देन विल अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई करना है। बट टेक अ होल्ड एंड अंडरस्टैंड दिस।
कमिंग डाउन टू टू इक्वेशंस। टू इक्वेशंस में बेटे ध्यान से देखो, अगर मैं दो लीनियर इक्वेशंस की बात करूं, कुड बी ऑफ दिस फॉर्मेट, ठीक है। अब व्हाट डज ए सॉल्यूशन टू टू इक्वेशन मींस, हमने बेसिक क्लासेस में किया होता है, इक्वेशन सॉल्विंग आती है, बट थोड़ा से ग्राफिकली इसको समझा रहा हूं। देखो बेटे, दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन का मतलब क्या है। एक तो बेटे दी कॉमन वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। सो वो x और y की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करने से दोनों इक्वेशंस वैलिड हो जाए। ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है, कभी भी दो इक्वेशंस में सॉल्यूशन का मतलब ग्राफिकली क्या है, दी इंटरसेक्शन पॉइंट। बेटे लॉजिकली समझो, जब मैं इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो एक्स वाई प्लेन पे वो लाइन के ऊपर सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब सपोज मैं आपको ग्राफिकली लेके चलूं तो मैं कहता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि पहली लाइन सपोज कुछ ऐसी है, दिस इज a1 x प्लस b1 y प्लस c1। अब इस पे जितने भी x और y की वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। इमेजिन माई सेकेंड लाइन लुक समथिंग लाइक दिस। अब इसके ऊपर भी जितने पॉइंट्स हैं वो सारे बेटे सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ना व्हाट डज दिस मीन्स, ये जो कॉमन पॉइंट है ये वो वाली x और y की वैल्यू हैं जो बेटे इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। सो अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट का भी पूछता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है बेटे, कॉमन सॉल्यूशन। अब उसको करने के दो मेथड्स होते हैं। हम एक नॉर्मल तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं कोएफिशिएंट सेम करके, या फिर बेटे हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो कॉमन सॉल्यूशन आ जाता है वो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट है। एंड अगेन स्ट्रेस दिस कुड बी एक्सटेंडेड डाउन टू हायर डिग्रीज ऑल्सो। तो कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट की बात होती है, दैट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस। अब उनको इक्वेट कर दो, उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो, you definitely would get that linear equation with that point of x and y जहाँ पर सेटिस्फाई है। आप इक्वेट करने के लिए बेटे कोएफिशिएंट सेम कर सकते हो, या y की वैल्यू को निकाल के उधर x में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ भी y सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर दोनों को इक्वल कर दो, बिकॉज दोनों में y सेम हो जाएगा। इक्वेट करने से x की वैल्यू आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर दो y की वैल्यू आ जाएगी। कंफर्टेबल? अब बच्चे इसमें एक और चीज समझने वाली है, अगर ध्यान से लॉजिकली समझो, अगर ये इक्वेशंस दी हुई हैं, कैन वी जस्टिफाई नाउ व्हेन वुड द टू इक्वेशंस वुड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन? ऐसा कब होगा जब दोनों इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन होगा। तो अगर थोड़ा ग्राफिकली समझ चुके हो तो दो इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, शुड हैव वन इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑब्वियसली उनका एक ही सॉल्यूशन है। और थोड़ा सा प्रैक्टिकली, दो लाइंस कब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इन दी सर्कमस्टांसेस व्हेन दे विल हैव डिफरेंट स्लोप्स। सो बेटा ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो पेपर में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं वी कुड नॉट जज। बात का मतलब सेम है, दे विल हैव वन सॉल्यूशन मींस दे हैव वन इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर दो लाइंस की स्लोप डिफरेंट है सो डेफिनेटली बेटे वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि अगर उनकी स्लोप सेम होती तो वो पैरेलल हो जाती, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। कंफर्टेबल? पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता है। उस केस में बेटे y का इंटरसेप्ट इफेक्ट नहीं करेगा। तो डिफरेंट स्लोप का क्या मतलब है, a1 माइनस ऑफ a1 बाई b1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2 बाई b2, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर ऐसे करवाया जाता है, a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 बाई b2। डेरिवेशन है, ये याद करना चाहो ये करना चाहो, नॉर्मली बुक्स में ऐसे लिखा होता है तो रिमेंबर इट दिस वेज। कंफर्टेबल बच्चे? ठीक है, इसमें c1 बाई c2 इक्वल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोप्स अलग है, इंटरसेप्ट किसी भी रेशियो में वो फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस वुड बी द आंसर। फाइन। सो उसी लॉजिक से अगर मैं चलूं तो इस केस में इन्फिनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे? बेटे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस पूछे हो, मोर देन वन सॉल्यूशन पूछे हो, बात का मतलब सेम है।
दो लीनियर इक्वेशंस या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या बिल्कुल नहीं करेंगी या फिर इन्फिनाइट पॉइंट पे करेंगी। एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 नहीं हो सकता। अब मोर देन वन सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है बेटे। देखो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। कोइंसाइडिंग लाइन से क्या होगा, उस पर जितने भी x और y के वैल्यूज होंगी सारी की सारी सेटिस्फाई कर जाएंगी। सो व्हाट डज दिस मीन्स, दे शुड बी कोइंसाइडिंग लाइंस, मतलब उनकी स्लोप भी सेम होनी चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 और उनके इंटरसेप्ट्स भी सेम होने चाहिए, y एक्सिस पे उसी पॉइंट से कट कर रही हैं। सो दैट इज व्हाई विल सेज a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 शुड बी इक्वल्स टू c1/c2। इजी वन, गुड। इन दोनों सर्कमस्टांसेस में बेटे हम कहते हैं द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। वी कॉल देम एज कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट मींस एटलीस्ट देयर इज वन पेयर ऑफ एक्स एंड वाई जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जहां दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकती हैं। बट नो सॉल्यूशन कब आता है बेटे, जब ये पैरेलल लाइंस होंगी। सो जब हम लिखते हैं कि नो सॉल्यूशन, सो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, द टू लाइंस आर पैरेलल बट आर नॉट कोइंसाइडिंग। टू डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस हैं। दो लाइंस पैरेलल कब होंगी बेटे, जब उनकी स्लोप तो सेम होगी बट उनके पॉइंट्स अलग अलग होंगे, इंटरसेप्ट सेम नहीं होंगे। सो उनके इंटरसेप्ट सेम नहीं है मतलब दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1/c2। So in this circumstances we say the lines would have no solutions, the two equations would be inconsistent, there is no value of x and y that could simultaneously satisfies both the equations। Perfect है। So inconsistent line या parallel lines के लिए we go by this condition। Absolutely okay? Basic सी बात clear है, ठीक है। अब I hope आपके पास worksheets है, you can pause your video। ये basic सा मैंने concept समझाया है, इजी है। पॉज योर वीडियो एंड ट्राई फर्स्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर वर्कशीट। अच्छा बेटे, द फर्स्ट वन वाज वेरी इजी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा द टू इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मोर देन 1 पॉइंट है 2, 3, 4, दैट वुड सिग्निफाई दे शुड हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस। दे कुड नॉट एग्जिस्ट अ कंडीशन कि दो पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, because we want to find the value of p and k, so first of all we'll say 4k plus 3 upon k should be equals to 5/2 and that should be equals to 7/p। कुछ नहीं है बेटे, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लो। अगर पहले p निकालना है तो वो तो बहुत स्ट्रेट दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दैट हैज टू बी बेटे 14/5। k निकालने के लिए बेटे क्या कहूँगा, 4k plus 3 upon k should be equals to 5/2। Again we can cross multiply, that is 8k plus 6 should be equals to 5k और 3k is equals to -6 और k is equals to -2। बिल्कुल स्ट्रेट है, सिर्फ बेसिक से एप्लीकेशन थी। कंफर्टेबल बच्चे? आई होप आपने सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई किया है, वो भी काफी हद तक स्ट्रेट था। सेकंड क्वेश्चन बेटे देखो ध्यान से क्या कह रहा था, k-1 इंटू एक्स माइनस 3y शुड बी इक्वल्स टू 10 एंड देन इट सेज 2x माइनस ky इज इक्वल्स टू 7। Now it is given that the two equations are inconsistent। Inconsistent का मतलब they cannot intersect at any point और they will have no solution। और no solution की basic condition क्या है बेटे, k-1 a1 upon a2 should be equals to b1 upon -3 upon -k but should not be equals to this। इसको भी छोड़ देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। ये इक्वल कब होगा बेटे, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, आई विल गेट माइनस माइनस काट देते हैं। सो आई विल गेट k² माइनस k शुड बी इक्वल्स टू 6। अब बेटे ये क्वाड्रेटिक दे रहा है
इस क्वाड्रेटिक के बेटे दो रूट्स निकाल सकते हैं। जब आप रूट्स निकालने जाओगे तो वो -2,3 आ रहे हैं। फैक्टराइज कर सकते हो, आप रूट्स का फॉर्मूला कर चुके हो, वो लगा सकते हो। अब बेटे एक चीज़ क्लियर है, अगर मैं -2 डाल दूँ तो भी 3/-2 इज़ नॉट 10/7, 3/3 इज़ ऑल्सो नॉट 10/7, दोनों पे ये कंडीशन वैलिड है। सो k could be equals to -2 or +3. There are two possible values where the two equations would become inconsistent. Very simple. Good. Moving forward. अब बेटे इनइक्वालिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ग्राफिकली पूछा जाए, ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। अभी हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखा, एक चीज़ क्लियर है कि जो लाइन बनाते हैं उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो बेटे, 5x + 2y, अगर ये इज इक्वल्स टू 30 दिया हो तो हम क्या कहेंगे? हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। हम कहेंगे x0 के लिए y 15 है और y0 के लिए x 6 है। अब बच्चे इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके ऊपर ही जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब इनइक्वालिटी अगर आ जाए तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसके दो पॉसिबल एरियाज हैं, या तो टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कुछ लोग कॉमन सेंस से उसको करते हैं कि लेस देन है तो टुवर्ड्स ओरिजिन जाना है, बट फिर भी कई बार उन्होंने प्लस माइनस साइन की गलतियां की होती हैं, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बी वेरी क्लियर, अगर कभी भी डिफाइन करना हो तो किसी एक पॉइंट को लेके इक्वेशन को जस्टिफाई कर लो। जैसे कि 5x + 2y दिया हुआ था, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 30। तो बेटर क्या होता है बेटे, मैं यहाँ पे ओरिजिन को देख लूँगा, x और y को 0 0 डालने से इज 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 30? यस, ट्रू है। क्योंकि बेटे ये ट्रू है तो आई वुड सेज आई हैव टू गो टूवर्ड्स दी ओरिजिन। बेटे मुझे वो वाला एरिया लेना है जो ओरिजिन की तरफ है। रीजन बीइंग द कंडीशन गिवन इज 5x + 2y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 30। कंफर्टेबल? सेकेंड कंस्ट्रेंट बेटे उन्होंने दिया हुआ था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 and y greater than equals to 0. That means I have to limit myself to first quadrant. दोनों पॉजिटिव चाहिए। दोनों पॉजिटिव कहाँ पे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब बेटे जो मेरा एरिया बाउंड हो जाएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए और इसके इधर चाहिए। सो वी कैन अंडरस्टैंड आई वांटेड दिस एरिया। कंफर्टेबल बच्चे? तो दिस इज गिविंग मी काइंड ऑफ अ ट्राइंगल। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। और एक ट्राइंगल का एरिया जो होता है दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सो माय आंसर हैज टू बी 45। वेरी सिंपल, गुड। अगेन आई एक्सपेक्ट के पॉज करके अगले 3 क्वेश्चंस ट्राई करो। बिल्कुल सिंपल है। चलो पहले सिर्फ फोर्थ को ट्राई करते हैं। वीडियो पॉज करके जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा बेटे, फोर्थ क्वेश्चन में देखो उसने कहा हुआ है 3x - 5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, x शुड बी ग्रेटर देन लेस इक्वल्स टू 0 और y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर कुछ ऐसा दिया हो तो सबसे पहले बेटे माय सजेशन वुड बी क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लो। अगर मैं क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। दैट मीन्स बेटे हम लोग कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट की। x पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन y नेगेटिव होना चाहिए। सो वी हैव टू लिमिट आवरसेल्व्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड कंडीशन है 3x - 5y। मैं फिर बोल रहा हूँ पहले इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर x 0 है तो y -6 है, परफेक्ट। और अगर y 0 है तो x +10 है। दैट मीन्स इसकी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। एक्सटेंड चाहे मत करो चाहे करो, बिकॉज मुझे इतना क्लियर है कि मुझे रहना सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। कंफर्टेबल? अब एक बहुत क्लियर प्रिकॉशनरी नोट दे रहा हूँ, बहुत बच्चे जल्दबाजी में इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे बिकॉज देखने में लगता है कि ये इंक्लोज ट्राइंगल है। बट बी वेरी केयरफुल विद द साइंस यूज्ड।
उसने कहा था 3x माइनस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। ओरिजिन में 0 0 जब यहाँ सब्सिट्यूट करूँगा तो 0 माइनस 0 इज नॉट ग्रेटर देन 30, दैट मीन्स वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हमें बेटे इस तरफ आना था, रहना फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसके इधर रहना पड़ेगा, लेकिन इसके इधर आना है। सो ऑब्वियसली द आंसर हैज टू बी इनफिनाइट एरिया, सो विल मार्क इट as can't be determined, this area is not determinable। बहुत बार इन पेपर में ऐसी छोटी सी गलती कर जाएंगे। बी वेरी क्लियर के साइन कौन से यूज किए हुए हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसका बाउंड इस तरफ आ गया तो द आंसर हैज टू बी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। कंफर्टेबल? हाँ, डेफिनेटली बेटे अगर इसके साइन को चेंज कर दूं, अगर ये ऐसा दिया होता, बात को समझाने के लिए मैंने बेटे ध्यान से देखो, ठीक है, अगर ये ऐसा दिया होता तो मुझे क्या करना चाहिए था? व्हाट आई डू वुड बी, मैं इसको रिवर्स लूंगा, इस तरफ आ जाऊंगा। अगर दिया होता तो, ठीक है, उस केस में डेफिनेटली एरिया बाउंड हो जाता। इट वुड हैव बीन हाफ इंटू 6 इंटू 10। नॉट डिनाइंग दैट, ये हो सकता था, बट ये तब होता जब इस तरफ का होता इसका आंसर। ठीक है, बी वेरी क्लियर बेटे के क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, ऑब्वियस उसके अकॉर्डिंगली ही आपको करना पड़ेगा। साइंस का ध्यान देना है। श्योर? ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों ने ट्राई करो। फिर से बोल रहा हूं बेटे, वीडियोस को पॉज करके खुद ट्राई करो। Okay, now looking at question number 5th, आई होप आप सबने ट्राई किया वीडियो पॉज करके। फिर से बेटे देखो, इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा, अब 2 लाइंस हैं, सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो x 0 के लिए y 10/3 है, 3.33, y 0 के लिए x 5 है, मेरे को इतना क्लियर है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब मुझे ओरिजिन से इस तरफ रहना है, तो वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर नहीं आना, लेकिन फोर्थ भी इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। सेकेंड बेटे, मैं जब इक्वेशन ड्रॉ करूंगा तो मैं कहूँगा जब x 0 है तो y -4 है, और जब y 0 है तो x 4/3 है। कुछ यहाँ पे होगा, तो इसकी जो लाइन है वो कुछ ऐसी आएगी। कंफर्टेबल? नाउ बी वेरी क्लियर विद दी साइंस, कहाँ ग्रेटर देन है कहाँ लेस देन है, वो सारे क्वेश्चन को चेंज कर देता है। बेटे इसको लेस देन इक्वल्स टू 10 है, मतलब 0 0 डालने से सेटिस्फाई करेगा, तो इसके लिए तो हमें टूवर्ड्स दी ओरिजिन आना था। परफेक्ट है। ये भी बेटे लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो फिर से ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए भी मुझे टूवर्ड्स दी ओरिजिन जाना है, और मुझे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। तो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखो बेटे, जो कॉमन एरिया बन जाएगा दैट वुड बी दिस एरिया, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो बेटे ये वाला ट्राइंगल है। सो बी वेरी क्लियर कि आपको साइंस कैसे यूज किए हुए हैं, फर्क पड़ता है, वुड मेक ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। कंफर्टेबल बेटे? अब ऑब्वियसली जब मैं इस एरिया का ट्राइंगल निकालूंगा तो मुझे दिख रहा है कि इसकी हाइट जो है वो 10/3 से -4 है, तो 10/3 माइनस ऑफ -4 कर लो, दैट वुड टर्न आउट टू बी 3.3 + 4 7.33, जैसे आपको अच्छा लगे। -10 माइनस ऑफ -4 जब करोगे तो 8 हो जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो विल गेट दैट लेंथ। ठीक है, वो 22/3 आ रही है। अब आपको बेस के लिए ये चाहिए, ये बेटे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू होगी,
ये बेटे किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी। तो मुझे दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसको बेटे x की वैल्यू निकालने के लिए y का कोफिशिएंट सेम करना है। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज मुझे x चाहिए, तो मैंने y का कोफिशिएंट सेम करना है। Now if I'll add two equations, I get 11x is equals to 22 और x should be equals to 2. तो बेटे ये जो होगा ये 2 होगा. That is why the answer to this question has to be 22/3. Look at the problem clearly. कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, but you need to be little more conscious in understanding कि हमें कौन से areas लेने हैं, हमें किस तरफ move करना है. Comfortable? Next question is almost same, but there is a small difference, so try to do it yourself. Pause the video and do it yourself. अच्छा बेटे, you probably have realized solving the sixth question कि मेरे पास फिफ्थ और सिक्स्थ के ऑलमोस्ट सेम था, ग्राफ्स सेम बनेंगे, बस सिर्फ इसकी साइन चेंज किया हुआ है और यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है x एंड y शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स एक तो बात मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज को लेनी है. ये लेस देन इक्वल्स टू 10 का मतलब क्या है, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, बट ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, तो 0 0 डालने से 4 से बड़ा नहीं आ रहा है. दैट मीन्स इट हैज टू मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अब व्हाट डज दिस मीन्स, टू सेटिस्फाई करेगा बेटे इस लाइन के, मुझे इस तरफ जाना है, इस लाइन के मुझे इस तरफ आना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है. तो बेटे कैन सेज माय एरिया गेट्स रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दिस पार्ट. मुझे सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लेना है. सो थोड़ा सा कॉन्शियसली देखना है. अगर मैं y को ग्रेटर देन 0 नहीं कहता हूँ तो ये इन्फिनिट हो जाएगा, नीचे वाला भी सारा आ जाएगा. y भी पॉजिटिव होना चाहिए, x भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने इसके इधर, इसके इधर. सो दिस इज द वैलिड ट्राइंगल. अब इस ट्राइंगल के एरिया में जो बेस होगा वो बेटे कितना हो जाएगा, 4/3 till 5 विच इज़ 5 - 4/3. इसको जब करोगे तो बेटे 11/3 आ रहा है. दैट इज माई बेस. हाइट जब मैंने निकालनी होगी तो बेटे ये हाइट y का कोऑर्डिनेट होगा. कंफर्टेबल? इस तरह से जब देखा था तो x है, यहाँ से जब देखूंगा तो ये y का कोऑर्डिनेट है. y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर दो. मैं कहूँगा 3x - y शुड बी इक्वल्स टू 4. सो 6 - y इज इक्वल्स टू 4 और y टर्न्स आउट टू बी 2. ये बेटे 2 है. सो ऑब्वियसली माई आंसर हैज़ टू बी 11/3. गलती से x और y सेम है, ऑब्वियसली वुड नॉट बी नेसेसरी, बट इस क्वेश्चन में y और x जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हैं वो सेम आ गए हैं. Look at the problem. I don't think should be very tough for anybody of you, but be very cautious in graphs कि आपको कौन से areas लेने हैं, ये मिस्टेक हो जाती है. Just look at the problem. We're moving forward then. Okay, बेटे. Next point that I want to discuss today is the concept of integral solutions. बहुत बारी पेपर्स में ऐसा मिलता है जहाँ पर आपको इंटेग्रल वैल्यूज़ की बात करते हैं. लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ में बात कर रहा हूँ पहले. जब बेटे वो बात इंटेग्रल की करते हैं, इंटीजर स्टैंड्स फॉर समथिंग, द नंबर विदाउट द डेसिमल. नाउ 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. वी कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर्स, वी कैन हैव नेगेटिव इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. अब लॉजिकली बेटे देखो, अगर मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ समझने के लिए, इट सेज 5x + 2y should be equals to 121 and I wanted to keep x and y as natural numbers. N here stands for natural numbers, so I wanted only positive integral solutions. अब इसको करने के 2-3 मेथड्स होते हैं. पहला मेथड तो है बेटे, मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, फाइव एक्स प्लस 2y 121 है, and I wanted x and y should be natural numbers. अब लॉजिकली इसमें करूंगा क्या, एक तो तरीका है, देखो बेटे मैं y को लिख सकता हूँ, जैसे हमने क्लास स्टार्ट की थी. y क्या बन जाएगा, 121/2 -
5/2 इंटू एक्स। ठीक है, अब मैं गेस कर सकता हूं कि x की जो पहली इंटेग्रल वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए। नहीं, 2 पे क्या होगा बेटे, ये डेसिमल नहीं आएगा, या इसको ऐसे लिख लो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अभी अब मैं अगर x को 1 डाल दूं तो बेटा ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर मैं x को 3 डाल सकता हूं, मैं फिर x को 5 डाल सकता हूं। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो फिर भी चलो सोचना फिजिबल है, बट अगर ये कोफिशिएंट्स और बड़े हो जाएं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एट टाइम्स इट बिकम्स लिटिल मोर डिफिकल्ट कि बेटे कितनी वैल्यूज लूँ, कहाँ तक जाऊँ। तो एक सिंपल लॉजिक से समझाने लगा हूँ। ध्यान से देखो बेटे, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पहले कोई एक x और y का पेयर ढूंढ सकता हूँ जिसके लिए ये 121 सेटिस्फाई हो जाए। ईजी क्या है, ये तो बेटे देखो 2y है, तो मैं x की वैल्यू जब निकालने जाऊँगा यहाँ से भी समझ आता है देख के कि अगर मैं x को ऑड रख दूँ तो डिवाइड हो जाएगा। बड़ा भी हो तो पहली वैल्यू पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लो कि 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो मैंने क्या किया बेटे, मैंने कहा अगर मैं x को 1 डाल दूं तो y क्या है, 121 माइनस 5 दैट इज 116 डिवाइडेड बाय 2 दैट हैज टू बी 58। इतनी बात समझ आ जाती है बेटे। 58 इंटू 2 116 प्लस 5 है, ये एक वैलिड वैल्यू है। अब एक चीज को समझो, इस इक्वेशन की जो स्लोप है दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वो बच्चे माइनस दी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y है। सो बेटे यहाँ पे जो डेल्टा y है वो -5/2 इंटू डेल्टा x है। दैट मीन्स अगर मैं x को 2 से चेंज करता हूँ तो बेटे y -5 से चेंज होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू देखनी हो तो x में +2 आएगा तो y में -5 होगा। सो दिस वुड बी माई नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यू। इस तरह से मैं करते करते आगे मूव कर सकता हूं। आई होप बेटे ये पॉइंट सबको समझ आया। अच्छा, इससे मैं सारी वैल्यूज लिख तो सकता हूं, बट वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं सारी वैल्यूज लिखूं। लेकिन एक दो पॉइंट समझने वाली बात है। फिर से अगर x और y का कोफिशिएंट सेम था, पॉजिटिव था, तो स्लोप नेगेटिव आ रही है। अगर एक बढ़ता जाएगा तो दूसरा कम होता जाएगा। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटे कि अगर x और y के कोफिशिएंट्स को प्राइम है, इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो x ऑलवेज चेंजेस बाय द कोफिशिएंट ऑफ y and y always changes by the coefficient of x for integral solution। इससे भी समझ आ रहा है इंटीजर कब बनेगा, जब x 2 से चेंज होगा और y -5 से चेंज होगा। मीन्स वेरी क्लियरली x 2 से क्यों चेंज हो रहा है, x हैज टू चेंज बाय द कोफिशिएंट ऑफ y and y हैज टू चेंज बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इंटेग्रल पेयर्स तभी बनते हैं जब ऐसा कुछ हो, तभी उसका कंपनसेशन करके। यहाँ पे देखो बेटा, अगर 2 से चेंज हो रहा है तो 10 का चेंज होगा, यहाँ 5 का चेंज मीन्स फिर से 10 का चेंज होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट चेंज वुड बी 0, तो फाइनल सम वुड ऑलवेज रिमेन सेम। कंफर्टेबल? अब इसको लिखने का बेटर तरीका क्या है? दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट आउट। अब मैं इसे जर्नलाइज करना चाहूँ तो कह सकता हूँ x तो जितना मर्जी इंक्रीज होता जाए, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन y जो है वो नेचुरल नंबर कब रहेगा। पहली तो बात, मैंने y को हर बारी 5 से कम करना है, तो y शुड बी 58 -5 -10 -15 -5n रहेगा। एंड द कंडीशन इज वो नेचुरल नंबर रहना चाहिए, तो दिस फाइनल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग कि मुझे पता है उसकी एक वैल्यू 58 है, x पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जितना मर्जी बढ़ाता जाऊँ नेचुरल नंबर ही रहेगा। y लेकिन कम होते होते 5 से कम होता रहेगा, जब तक पॉजिटिव रहेगा वो वैलिड सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो मैं इसे क्या लिख लूँगा, दैट मीन्स y हैज़ टू बी -5n ग्रेटर देन -58। जब नेगेटिव साइन चेंज हो उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव कट जाएंगे। ये बेटे 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं भी निकालो। अब यहाँ पे एक और गलती होने का स्कोप है, ध्यान रखना। n सिग्निफाइज दिस, ठीक है। अब एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जब मैं n की बात कर रहा हूँ
n कैन बी 0 ऑल्सो, बिकॉज अगर मैं यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो y58 इज अ वैलिड वैल्यू, y58 पे x1 है, ये वैलिड है, दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो दिस n कुड बी 0 एंड इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 but has to be less than 11.6, so last possible value is 11. That means the question would have 12 solutions. Look at this problem very clearly बेटे, इसके 12 solutions है, मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट में आके गलती नहीं करनी है, ये n 0 हो सकता है बिकॉज इसको 0 डालने से y58 और x1 है, where x and y both are natural numbers, so मुझे दोनों को natural number रखना था, 11.6 से कम होना चाहिए, नेचुरल वैल्यूज ही ले रहे हैं, लास्ट पॉसिबल वैल्यू इज 11, दैट इज व्हाई द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैज टू बी 12. परफेक्ट. अगेन पॉज योर वीडियो एंड ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ. Okay, again it says 3x plus 7y is equals to 320 and I wanted again both of them should be natural number. तो सबसे पहला काम क्या है, फिर से बेटे कुछ हिट एंड ट्रायल. एक चीज़ सजेस्ट करूंगा बेटे, x ने 7 से चेंज होना है तो x की हर 7 में से एक वैलिड वैल्यू है, y ने बेटे 3 से चेंज होना है तो y की हर 3 में से एक वैलिड वैल्यू है. दैट मीन्स अगर मुझे हिट एंड ट्रायल करना है तो मैं y पे करूंगा. देखो y को 1 डालने से 320 माइनस 7, 313 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आता है. जब मैं y को 2 डाल देता हूँ तो इसमें से 14 सबट्रैक्ट होगा. जब मैं इसमें से 14 सबट्रैक्ट करता हूँ 306 3 से डिवाइड हो जाएगा, माई एक्स वुड बी 102. ठीक है. सो बेटा मैंने हिट एंड ट्रायल से जहाँ जानबूझ के y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की क्योंकि y की हर 3 में से एक वैलिड आनी थी, 1 2 या 3 में से एक तो वैलिड आना ही था. ठीक है. सो मैंने y को डाल के x निकाल लिया. अब बच्चे y जितना मर्जी इंक्रीज करे कोई लिमिट नहीं है, x पे कंस्ट्रेंट लग जाएगा एंड x हैज़ टू चेंज बाय 7. तो वॉट एल सेज वुड बी x की जो वैलिड वैल्यूज हैं वो 102 माइनस 7n है. इसने हर बारी +3 होना है, इसने हर बारी -7 होना है. -7 होते होते जब तक ये 0 से बड़ा रहेगा वो सारे वैलिड सॉल्यूशंस आ गए. सो बेटे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. फिर से नेगेटिव साइन उधर चल जाएगा तो 102/7. इसको बेटे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बेटे 70 32 के लिए 4 14 पॉइंट समथिंग है. फिर से ध्यान में रखना है कि n की जो वैल्यू है यहाँ पे n 0 डालने से भी वैलिड है, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं. तो फिर से जो n की वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक हो सकती है. सो माय आंसर शुड बी 15 सॉल्यूशंस फॉर दिस. Look at this problem clearly बेटे. Comfortable? Good enough. अच्छा बच्चे इसमें एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ. अगर कुछ ऐसा आ रहा है हम इसे थोड़ा सा जर्नलाइज कर सकते हैं. अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ax plus by is equals to c है and we wanted both of them should be natural numbers. इसमें अगर x और y के कोफिशिएंट्स दोनों पॉजिटिव हैं और को प्राइम हैं, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. बेटे एक चीज़ याद रखना, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए बिकॉज जब डेल्टा y बाय डेल्टा x करते हो तो कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y है. कुछ कटिंग हो रही है तो वो पहले ही कर लेनी है, नहीं तो वो कटिंग आपकी अननेसेसरी सॉल्यूशन बढ़ा देती है. ठीक है. तो उसको पहले ही कट कर लेना है. अगर ऐसा दिया हुआ है तो मेरे अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो c/a इंटू b होते हैं. दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. अगर ये डेसिमल्स में आ रहा है तो इससे इमीडिएटली ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है. बट अगर ऑप्शंस बहुत वाइड हैं तो अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो. जैसे यहाँ पे 320/21 कर सकते थे. इसको जब सॉल्व करोगे बेटे तो ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है. नहीं 210 + 105 ये बेटे 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो आंसर 15 है. ठीक है. हो सकता है बेटे आंसर 16 हो, वो डिपेंड करेगा कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. बट दिस इज अप्रॉक्सीमेशन बट टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द ऑप्शंस आर वाइट. पिछले क्वेश्चन में बेटे जैसे था
5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 121. सो 121 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो 12.1 आता है. तो अप्रॉक्सीमेटली माई आंसर हैज टू बी आइदर 12 और 11, बट टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द ऑप्शंस आर वाइट. कंफर्टेबल? नाउ पॉज योर वीडियो एंड ट्राई नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ. थोड़े से उसमें कुछ टिकी पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो 9th और 10th क्वेश्चन को कैसे ट्राई करोगे. अच्छा बेटे, जब आप 9th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो, इट्स 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 215. काफ़ी लोग फटाफट इसका जो आंसर देंगे वो अप्रॉक्सीमेटली कहेंगे 215 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 9 होना चाहिए, विच इज़ नॉट करेक्ट. मैंने एक चीज़ पे स्ट्रेस किया, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. बट ध्यान से देखो तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3. तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए बेटे? मैं इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लूँगा, तो my equation would be reduced to 2x plus 3y. Now x has to change by 3 and y has to change by 2 and not 6 and 9. Comfortable? दूसरी तरफ से बेटे जब मैं इसको 3 उधर लेके जाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है. 215 3 से डिवाइड होगा नहीं. अब सिंपल लॉजिक है बेटे, अगर ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं तो इंटीजर प्लस इंटीजर या नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर शुड बी अ नेचुरल नंबर. वो फ्रैक्शन नहीं आ सकता. तो प्लीज़ मेक श्योर इसका जो आंसर है वो नो सॉल्यूशन है. दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. कंफर्टेबल? बात ध्यान में रखेंगे, दो नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स का सम फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. सो देयर इज नो वैल्यू इंटीग्रल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई दैट वुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. इजी? छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान रखना है. हाँ, अगर यहाँ 216 होता तो वो 3 से डिवाइड होकर 72 आ जाता. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 72 नॉर्मल मेथड से सॉल्व हो जाता. कंफर्टेबल? इसी लॉजिक से बेटे 10th क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से समझो. उसने दिया हुआ है 3x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 215 एंड अगेन x एंड y आर नेचुरल नंबर्स. ये दोनों को प्राइम है, परफेक्ट है, बट दोनों का साइन सेम नहीं है, दोनों पॉजिटिव नहीं है. तो क्या करूँगा? अब बेटा जिनको तो क्लिक किया बहुत अच्छा है, बट काफ़ी लोगों ने गलत कर लिया होगा. एक चीज़ को समझो बेटे, दोनों का अगर साइन ऑपोजिट है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. व्हाट डज दिस मीन्स? इफ वन वुड इंक्रीज द अदर वुड ऑल्सो इंक्रीज. अब बेटे किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो मैं y उधर जाके ऐड करूँगा, y को 1 डालने से क्या हो जाएगा? 226. कंफर्टेबल? बेटे ध्यान से देखो तो ये जो x है ये 215 प्लस 11y हो जाएगा ना. अगर मैं 1 डालूँ तो 226 आ जाएगा, वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं y को 2 डाल दूँ तो बेटे ये 237 हो जाएगा. बेटे 237 जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 79 आ जाएगा. अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं y को 3 से बढ़ाता जाऊँगा, x को 11 से बढ़ाता जाऊँगा. बेटे y 3 से बढ़ जाएगा, x 11 से इंक्रीज कर जाएगा. अब इसको जितना मर्जी बढ़ाता जाऊँ, कोई लिमिट नहीं है, रहेंगे तो नेचुरल नंबर्स ही. सो बी वेरी क्लियर, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इन्फिनाइट हो जाएगा. देयर इज नो लिमिट, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड मार्क करूँगा, बिकॉज वी कैन नॉट लिमिट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर्स फॉर एक्स एंड वाई इन दिस केस. ये बी क्लियर? देखना पड़ेगा बेटे, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें नेचुरल नंबर रखना है और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो जितने मर्जी नेचुरल नंबर्स यहाँ लेता जाऊँ सारे वैलिड होते रहेंगे. सो इसका जो आंसर सेट बन जाएगा दैट हैज टू बी इनफिनाइट सॉल्यूशंस. कंफर्टेबल बच्चे? श्योर? जल्दी से 11th क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखो. पॉज योर वीडियोस. अच्छा बेटे अब देखो ऑलमोस्ट सेम है. उसने कहा हुआ है इंटेग्रल पेयर्स, एक्स और वाई चाहिए तो इंटीजर्स, और मुझे उनका प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए. व्हाट डज दिस मीन्स? एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. ना तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं ना दोनों नेगेटिव हो सकते हैं. अगर दोनों पॉजिटिव चाहिए थे तो हमने कहा इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है. अब बेटे फिर से वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए,
मुझे दिख रहा है कि अगर मैं y को 2 डाल दूं तो जो x है यहाँ पे बेटे 222 ऐड हो जाएगा, वो 22 ऐड करने से 237/3, अभी हमने निकाल के देखा था बेटे ये 79 आ रहा है। अब अगर मैं दोनों को इंक्रीज करता रहूँगा तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब मुझे दोनों को डिक्रीज करना है। दोनों को डिक्रीज करने का मतलब जो फर्स्ट वैलिड सॉल्यूशन है x वुड चेंज बाय 11, y वुड चेंज बाय 3, y बेटे 3 कम कर दो, x को 11 से कम कर दो, तो दिस इज माय फर्स्ट वैलिड सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। और अब बेटे मैं अगर दोनों को कम करता रहूं तो ये तो नेगेटिव रहेगा, जब तक ये पॉजिटिव रहेगा इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो इसको तो अब जितना मर्जी कम कर दूं, लेकिन x को कुछ ऐसा करना है कि वो बेटे 11 से कम होगा, इट विल कीप डिक्रीजिंग बाय 11, और जब तक ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा वैलिड सॉल्यूशन से, तो मैं क्या कहूँगा, n हैज़ टू बी लेस देन 68/11 विच इज 6 पॉइंट समथिंग। सो फिर से वही नॉर्मल केस, n 0 के लिए वैलिड सॉल्यूशन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और लास्ट n को मैं 6 तक लेके जा सकता हूँ। 6 तक लेके जाने पे भी ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, उसके बाद दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैज टू बी 7 सॉल्यूशंस। लुक एट द प्रॉब्लम क्लियरली बेटे, मैनेजेबल, ठीक है। ऑब्वियसली यू विल हैव प्रैक्टिस एक्सरसाइज, फिलहाल के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इसी चीज को ग्राफिकली डाल दिया गया बिकॉज लेस देन इक्वल्स टू हो गए। तो जब मैंने कहा इक्वालिटी है तो वो लाइन है, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बारी पहले खुद से 12th क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। अगेन रिपीट, जहां पर लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे मैंने इनइक्वालिटीज में पहले का है, आइडेंटिफाई दी क्वाड्रेंट, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइडेंटिफाई करने हैं पॉइंट्स। तो बेटे मुझे मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, x 0 के लिए y 30 है और y 0 के लिए x 10 है। सो बेटा मुझे इस क्वाड्रेंट में, इस ट्राइंगल के अंदर, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब इसके नीचे आने, सो मुझे इस क्वाड्रेंट में नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। अब इक्वालिटीज के साइन को ध्यान में रखना, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, x 0 कहाँ पर है बेटे, y एक्सिस पे, मतलब मुझे इस एक्सिस पे भी सारे पॉइंट्स लेने हैं इंक्लूडिंग ओरिजिन। इस एक्सिस पे भी सारे पॉइंट लेने हैं क्योंकि यहाँ पे y 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और इस लाइन पे भी सारे पॉइंट्स लेने हैं बिकॉज यहाँ भी इक्वालिटी है। तो ध्यान से देख लेना कहाँ इक्वालिटी है कहाँ नहीं है। इसकी जब स्लोप की बात करूँगा तो इसकी जो स्लोप है वो बेटे माइनस दी कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ y -3 है। व्हाट डज दैट मीन्स, x 1 के लिए y 27 होगा, 2 के लिए 24 होगा एंड सो ऑन। वो आप सॉल्व करके देख सकते हो, 1 2 3 4 डाल के भी देख सकते हो। अब इसके बीच में जितने भी इंटीग्रल पेयर्स हैं सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो x 0 के लिए अगर y 30 है तो बी कॉन्शियस, मेरे पास 31 इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं। आई रिपीट, x 0 के लिए जो y है वो 0 से 30 तक कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स 31 सॉल्यूशंस। x 1 के लिए फिर से y 0 से लेके 27 तक हो सकता है, दैट इज 28 सॉल्यूशंस। सिमिलरली बेटे जो नेक्स्ट होगा वो 0 से 24 25 सॉल्यूशंस होंगे, सो ऑन चलते चलते यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ गया आएगा। x 10 के लिए y 0 ही हो सकता है। अब इसमें बेटे सम ऑफ AP का फॉर्मूला लग जाएगा, आप उल्टा चाहे गिन लो चाहे ऐसे गिन लो। जो 31 है ये a प्लस n-1 इंटू डी है बच्चे, ये 30 हो जाएगा तो n 11 आ जाएगा। एंड व्हाट इज दिस सम, इट हैज टू बी
n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 32 16 that would be 11 into 16 176. So total number of integral pairs of x and y that would satisfy has to be 176 जो इनको सेटिस्फाई करेंगी। तो थोड़ा सा फर्क है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में, अंडरस्टैंड द पॉइंट वेरी क्लियर। आई होप समझ आया। क्विकली ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। Now looking at question number 13th, it says we have to find the number of integral values of x and y, integral pairs of x and y that would be bounded in between the triangle formed by 3 points. And अगर आप ध्यान से देखो जो 3 points है वो 0 0, then it is given 0, 20 and 10, 0. So बहुत कुछ मुश्किल नहीं था बेटे, बेसिक सी ट्राइंगल ड्रॉ करना है। जब मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ, 0 0 ये पॉइंट है, 0, 20 मीन्स अगर x 0 है और y 20 है, एंड दिस इज अगर x 10 है और y 0 है। सो बेटे अब मुझे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, इट सेज इनसाइड द ट्राइंगल। बेटे इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लेने हैं, ऑन और इनसाइड होगा तो उसके ऊपर भी पॉइंट लेने हैं। इनसाइड द ट्राइंगल्स मीन्स इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं सिर्फ वही लेने। तो इस बार ही बेटे मैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को इंक्लूड नहीं करूँगा। यू हैव टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस। तो मैं इसमें और इस पे नहीं लूँगा। मैं कहूँगा जब x 1 है तो y कितना होगा। दो तरीके, एक तो बेटे इसकी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर सिंपल समझो डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना है। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो y हैज़ चेंज्ड बाई 20 whereas x हैज़ चेंज्ड बाई 2। सो यहाँ पे जो चेंज इन y है वो -2 है। सो अगर यहाँ y 20 है तो फिर 18 होगा, अगली बारी 16 होगा। कंफर्टेबल? हर बारी x जब 1 से बढ़ेगा तो y 2 से कम होगा। सो इस अगर मैं x को 1 लेता हूँ, उसके लिए y 1 से लेके 17 तक हो सकता है बेटे। ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो x 1 के लिए y 1 से लेके 17 तक ले सकता हूँ। x 2 के लिए y 1 से लेके बेटे 15 तक ले सकता हूँ, 16 नहीं लेना। सो दैट वुड बी 17, 15, 13 एंड सो ऑन। मुझे इसके अंदर वाले पॉइंट्स लेने थे बिकॉज इट इज इनसाइड द ट्राइंगल। तो बच्चे ये मेरे टोटल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब इसको करने का इजी तरीका, एक तो एपी लगा सकते हो, या फिर बेटे ये सम ऑफ ऑड नंबर्स हैं और 17 तक आई हैव 9 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का फॉर्मूला n²। तो इस केस में जो टोटल सॉल्यूशंस होंगे दैट हैज टू बी 81। कंफर्टेबल? गुड, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। सो ट्राई टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस। एक छोटी सी चीज और हमने करनी है, इसको पॉज करके एक बारी समझ लो बेटे। अच्छा, इंटेग्रल सॉल्यूशन में एक और बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पेपर्स में दिखता है। अगेन बेटे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने कुछ ऐसा कहा हुआ है, दिस इज द केस एंड इट इज अगेन गिवन दैट x एंड y आर नेचुरल नंबर्स और मुझे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। अब इसके लिए एक स्पेसिफिक सा मेथड बता रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही करना है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें बेटे पहले एलसीएम लूँ तो यहाँ x इंटू वाई हो जाएगा, तो ये y प्लस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा लिख रहा हूँ, सो इट वुड बिकम 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू xy। कंफर्टेबल? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, xy माइनस 12x माइनस 12y शुड बी इक्वल्स टू 0। अब बेसिक फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ से y माइनस 12 आ गया। अब बेटे फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ भी y माइनस 12 होना ज़रूरी है। तो एक तरह से ध्यान से देखो, माइनस 12y ऑलरेडी था, माइनस 12 इंटू माइनस 12 यहाँ पे प्लस 144 की है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 144 की है, मैं राइट हैंड साइड पे भी प्लस 144 कर लूँगा। दिस मीन्स x माइनस 12
into y minus 12, that should be equals to 144. ये बात क्लियर है? अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये दोनों जो हैं ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके? 144 के। 144 के कितने फैक्टर्स होंगे बेटे? ये 12 स्क्वायर है which is 2 raised to power 4 into 3 square because 12 is 2 square into 3. अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं बच्चे? दैट इज 4 plus 1 into 3 plus 1, oh sorry 2 plus 1. ये क्लियर है बेटा? कंफर्टेबल? ठीक है। अब क्योंकि इसके 15 फैक्टर्स हैं, सो व्हाट डज दिस मीन्स? अगर मैं x को 1 ले लूँ, इसको पूरे को 1 ले लूँ तो ये 144 होगा। अगर मैं इसको बेटे 2 ले लूँ तो ये पूरा 72 होगा। इसके अगर 15 फैक्टर्स हैं तो कहने से x और y की कॉरेस्पॉन्डिंगली 15 पेयर्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पर दोनों इंटीजर्स रहेंगे और नेचुरल नंबर रहेंगे। लॉजिक देखो, अगर ये 1 है मतलब x 13 है और ये 144 है तो y प्लस 12 156 हो जाएगा। ऐसी बेटे जितनी भी पेयर्स हैं हर बारी वो पेयर डालते जाओगे तो इसको 144 से लेके रिवर्स तक 144 into 1 दैट वुड गिव यू डिफरेंट इंटेग्रल पेयर्स फॉर x एंड y। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? श्योर? सो क्विकली ट्राई द लास्ट क्वेश्चन फॉर द वर्कशीट। अच्छा बच्चे, 15th क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक सेम ही था तो मैं वही स्टेप्स को फॉलो करूंगा। एलसीएम लिया, सो बेटे मेरे पास 3ab आ गया। ठीक है, यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा? 3b प्लस a इज इक्वल्स टू 1/15। ये 3 कैंसल आउट कर दूंगा टू मेक माई कैलकुलेशन लुक ईजी। ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई वुड से 5a प्लस 15b शुड बी इक्वल्स टू ab। मैंने 3 कैंसिल करके 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब बेटे जब ये ab माइनस 5a माइनस 15b इज इक्वल्स टू 0 है, सो बेटे अगर a कॉमन निकाल लूँ b माइनस 5, इस तरफ भी मुझे b माइनस 5 बनाना है तो ये प्लस 75 इधर भी आ जाएगा। सो बेटे ये a माइनस 15 इंटू b माइनस 5 शुड बी इक्वल्स टू 75 है। अब 75 के बेटे फैक्टर्स बना लेंगे, दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 1। इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 2 plus 1 इंटू 1 plus 1। बेटे क्योंकि 6 फैक्टर्स हैं तो देयर विल बी 6 इंटेग्रल पेयर्स ऑफ a एंड b दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कंफर्टेबल? हाँ, अगर कुछ और फर्दर पूछा हो तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ बेटे आंसर 6 है। अगर ज़रूरत पड़े तो बेटे मेरे को वैल्यूज़ भी निकाल सकता हूँ। देखो इसकी अगर वैल्यू 75 है और ये 1 है तो ये सिग्निफाई क्या करेगा? a 90 है और b 6 है। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या है बेटे? 25 इंटू 3। ये 25 है मतलब ये 40 है। ये बेटे 3 कब आएगा? जब b 8 होगा। ऐसी देखो अगली पॉसिबल वैल्यू अगर मैं देखूं तो 15 इंटू 5 है। ये 15 कब आएगा? जब a 30 होगा और b 10 होगा। कंफर्टेबल? फिर मुझे पता है उल्टा कर सकता हूँ। देखो फैक्टर्स आपने नंबर सिस्टम में किए होते हैं। अगला पेयर क्या बन जाएगा? 5 इंटू 15, 3 इंटू 25, 1 इंटू 75। इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो a और b की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। इसलिए बताया क्योंकि कई बार ऐसा दिया होता है a शुड बी ग्रेटर देन b, या कुछ ऐसा दिया होता है ये ऑड होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इवन इफ आई नीड द वैल्यूज आई कैन डिफाइन द वैल्यूज बाय दिस फंडामेंटल। कंफर्टेबल? सो दैट वाज ऑल अबाउट लीनियर एक्सप्रेशंस, उसके इंटेग्रल सॉल्यूशंस। Try the worksheet, try your books and come off with your doubts. Fine? Thank you so much for the day.